हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीवी विकल आर्ट्स क्लास में। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी दोस्तों मैं शुरू कर दिया हूं। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे भूगोल सब्जेक्ट का। भूगोल सब्जेक्ट में हम लोग पहला अध्याय कवर कर रहे हैं, जिसमें मानव भूगोल की प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र है। आज इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैं इसके बारे में बता चुका हूं, जैसे कि मानव भूगोल क्या है, इसके बारे में विस्तार में अच्छे से आसान शब्दों में मैंने समझाया है। इसके बाद जो है मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, जैसे कि रेटजल ने जो परिभाषा दिया है, एलन सी सैंपल ने जो परिभाषा दिया है, बहुत ही आसान शब्दों मैंने उस वीडियो में समझाया है। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उसे जरूर देखें। आज के इस पार्ट 2 में दोस्तों बात करेंगे हम लोग संभववाद के बारे में कि संभववाद क्या होता है। डिटेल में आसान शब्दों में आपको समझा देंगे। इसके बाद निश्चयवाद क्या होता है ये समझेंगे। फिर बात करेंगे कि नव निश्चयवाद क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में 3 जो है टॉपिक कवर करने वाले हैं। इसी में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, यानी 2 वीडियो में पूरा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी इसको लेते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कैसे जो आप इसे आसान शब्दों में समझ सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे संभववाद क्या होता है। देखिए, संभव मतलब क्या होता है। संभव का मतलब कोई भी काम आसान बनाना, संभव कर देना। ठीक है, मानो जब धीरे धीरे अपनी तकनीकी का विकास किया तो धीरे धीरे साइंस जब आगे बढ़ती चली गई तो बहुत सारी संभावनाएं विकसित होती चली गई। इतना आविष्कार हो गया, सारी संभावनाएं विकसित होती चली गई। तो यहाँ पे संभववाद आखिर क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सेंटेंस है संभववाद। संभववाद क्या है? संभववाद एक विचारधारा है। विचार का मतलब क्या होता है? थॉट होता है। जैसे आपके मन में इस टाइम पे क्या विचार चल रहा है, क्या थॉट उत्पन्न हो रहा है। संभववाद क्या है? एक विचारधारा है। ये किसकी विचारधारा है? तो जवाब होगा भूगोलवेत्ताओं की विचारधारा है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं आपको, कोई रट्टा मार नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों संभववाद क्या है? संभववाद एक विचारधारा है। किसकी विचारधारा है? आंसर होगा भूगोलवेत्ताओं की। कौन से भूगोलवेत्ता? कौन से भूगोलवेत्ता थे जिनकी विचारधारा थी? तो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। फ्रांसीसी में कौन कौन से लोग थे? जैसे कि फेब्रे थे, ब्लास थे, ब्रून्स। ये कुछ ऐसे भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववाद के जो है विचार प्रस्तुत किए थे, या हम कह सकते हैं कि संभववाद के समर्थक माने जाते थे। तो दोस्तों यहां पे ये बात क्लियर हो चुका है कि संभववाद क्या है, तो एक विचारधारा है। और फेब्रे ने संभववाद का शब्द दिया था, और संभववाद का जनक जो है फेब्रे को माना जाता है। तो यहां से एक बहुविकल्पीय सवाल पूछ लेगा कि संभववाद के जनक किसे माना जाता है या संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बताएंगे फेब्रे को माना जाता है। अब दोस्तों ये तो बात हुई कि मैंने आपको छोटा सा बताया कि संभववाद आखिर है क्या। अब इसकी परिभाषा पे चलते हैं। तो कैसे परिभाषा को समझेंगे ये हमें जानना जरूरी है। देखिए, संभववाद में हम क्या लिखेंगे? प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध कराती है। जो नेचर है, जो प्रकृति है, ये क्या करती है? संभावनाएं उपलब्ध कराती है। कैसे संभावनाएं उपलब्ध कराती है? जैसे कि मानव अपनी बौद्धिक क्षमता से और तकनीकी से, अपने दिमाग से, और दिमाग से जो टेक्नोलॉजी उन्होंने विकसित किया है उसके आधार पे, तो मानव अपनी बौद्धिक क्षमता और तकनीकी की सहायता से उपयोग करता है। क्या उपयोग करता है? जो संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनका उपयोग करता है। अपनी बौद्धिक क्षमता और तकनीकी से उन संसाधनों को उपयोग करता है, क्योंकि प्रकृति हमें संसाधन उपलब्ध कराती है और उस संसाधन का उपयोग हम अपने दिमाग से, बौद्धिक क्षमता से और तकनीकी से करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोयला है, ठीक है। अब ये कोयला जो है पहले काला पत्थर हुआ करता था, लेकिन जब मानव को ज्ञान हो गया कि इस कोयला से एनर्जी यानी ऊर्जा भी बनाई जा सकती है, तो काला पत्थर काला सोना बन गया। तो ये क्या है? संभावनाएं प्रकृति उपलब्ध कराया और मानव ने अपनी बौद्धिक क्षमता से उसको जो है विकसित किया और उसको उपयोग किया, तो काला पत्थर काला सोना बन गया। ठीक है, तो दोस्तों उसी प्रकार से यहाँ पे प्रकृति संभावनाएं उपलब्ध कराती हैं तथा मानव अपनी बौद्धिक क्षमता से और तकनीकी से उनकी सहायता से उनको उपयोग करता है। अब देखिए, इस प्रकार कह सकते हैं प्रकृति का मानवीकरण हो रहा है। यानी जो प्रकृति है वो मानव धीरे धीरे अपने रूप में ढाल रहा है, यानी मानव उसको उपयोग कर रहा है
तो मानवीयकरण। यहाँ पे देखिए मानवीय, मानवीय मतलब मानव, करण मतलब करना, मानवीयकरण हो रहा है, यानी मानव अपनी इच्छा अनुसार उसको बदल रहा है। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल आपको बताता हूं कि यहाँ पे संभववाद में क्या हो सकता है। जैसे वर्षा का पूर्वानुमान लगाना, आप अपने मोबाइल पे सर्च कर लेते हैं कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, परसों बारिश होगी कि नहीं होगी, बारिश कब होगी, ये आप पूर्वानुमान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? तकनीकी के द्वारा लगाते हैं। मानव जो अपने तकनीकी विकसित किए हैं उसके आधार पर पूर्वानुमान लगाते हैं। तो क्या ये मानव ने संभव नहीं बनाया है? बिल्कुल संभव बनाया है। पहले इतना जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या उस टाइम पे वर्षा को पहले से जान जाते थे कि कल वर्षा होने वाली है, परसों वर्षा होने वाली है? ऐसा नहीं होता था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आ गई, तकनीकी आ गया, तो मानव पहले ये जान लेता है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, परसों बारिश होगी कि नहीं होगी। तो संभव बना दिया है मानव ने। जो प्रकृति थी उस पर एक तरह से देखा जाए विजय तो प्राप्त नहीं कर सकता है प्रकृति पर, लेकिन उसके कुछ ऐसी चीजें हैं जो संभव बना दिया है मानव। आगे देखिए यहाँ पे नदी पर बांध बनाकर, अब नदी बह रही है, नदी एक प्राकृतिक धारा है जो बह रही है। अब सवाल यह है कि नदी के पानी को रोक पाना तो असंभव नहीं था, लेकिन मानव ने बांध बना दिया। अब नदी पर मानव बांध बनाकर जो है उस पानी को डायरेक्शन को मोड़ सकता है, विद्युत उत्पादन कर सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएं मानव ने विकसित कर दिया। कैसे किया? अपनी तकनीकी और बौद्धिक क्षमता के आधार पर किया। तो मानव ने कुछ संभावनाएं विकसित किया ना, इसी प्रक्रिया को संभववाद कहते हैं। यही है संभववाद। आगे देखिए पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर, पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती बनाकर उस पर खेती करना, मानव पहाड़ को काटकर सीढ़ीदार खेती करके उस पर जो है खेती करता है। तो कहीं की संभव कैसे होगा? मानव अपने तकनीकी और बौद्धिक क्षमता के आधार पे विकसित करता है और फिर उन संसाधनों को उपयोग करता है। तो ये पूरी प्रक्रिया संभववाद कहलाती है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से समराइज कर दे रहा हूं कि मैंने क्या आपको बताया है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि संभववाद क्या है। तो संभववाद का मतलब यह होता है कि मानव कुछ संभव कर दे, कुछ संभव बना दे। क्या संभव बना दे? इस प्राकृतिक वातावरण में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो करता है संभववाद, यानी संभव कर लेता है। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने बता दिया, थोड़ी सी परिभाषा बता दिया मैंने, एक परिभाषा मैं और बताता हूं आपको जो आपको आसान शब्दों में याद हो जाएगा। चलिए वो परिभाषा देखते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा मैंने बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए आप परिभाषा में क्या लिख सकते हैं? प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा, प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा की गई है, उसको दरकिनार किया गया है। जो भी शक्ति थी यानी जो भी पावर था प्रकृति के हाथ में, उसको अब हटा दिया गया है। अब पावर किसके हाथ में है? मानव के हाथ में, इंसानों के हाथ में है। यही जो है इसमें कहना चाह रहे हैं। जो संभववाद के समर्थक हैं ये यही कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी है वो मानव है, मानव सर्वशक्तिमान है, मानव के हाथ में पावर है। यही जो है इस संभववाद में कहना चाह रहे हैं। तो वही लाइन लिखा है कि यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा, यानी अब जो कुछ भी है वो प्राकृतिक शक्ति नहीं है। तो प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता, यानी मानव शक्तियों की प्रधान बताया गया है, मुख्य बताया गया है, मेन बताया गया है। अब कहा गया मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि संभववाद क्या है? एक विचारधारा है। किसकी विचारधारा, किसकी थॉट है? तो आंसर होगा भूगोलवेत्ताओं की थॉट है। अब ये भूगोलवेत्ता कैसे थे? फ्रांसीसी थे। और फ्रांसीसी में कौन कौन से ऐसे लोग थे? तो फेब्रे, ब्लास ब्रूस, ये सब संभववाद के समर्थक माने जाते हैं और उन्हीं लोग की ये विचारधारा जो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखा है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि मानव शक्ति के जो है प्रधानता स्वीकार करने वाले विचारधारा संभववाद कहलाता है। इसमें कहा गया है कि मानव सर्वशक्तिमान है। इनके समर्थक लोगों ने कहा है कि जो कुछ भी है वो मानव है, मानव सर्वशक्तिमान है। तो दोस्तों ये छोटी सी परिभाषा संभववाद की थी। और अगर ये पेपर में आता है तो आप इसे अगर लिख देंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा, अच्छा नंबर मिलेगा। और यही होता है सही तरीके से लिखने का। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कोटेशन लिखा है, इस प्रकार से मैंने लिखा ताकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं और आप आसान शब्दों में समझ सके। अब दोस्तों बात करते हैं निश्चयवाद की कि निश्चयवाद क्या होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं निश्चयवाद की। निश्चयवाद भी मैं आपको वैसे ही समझाऊंगा जैसे मैंने संभववाद समझाया था। तो थोड़ा सा अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो आपको आसान शब्दों में मैं
समझा दूंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं निश्चयवाद की। निश्चयवाद सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़िए। निश्चयवाद है, निश्चय का मतलब जो तय है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है। सूरज का उदय होना है तो उदय होकर ही रहेगा, रात का होना तो रात का होना रात होकर ही रहेगा, और दिन का होना दिन होकर ही रहेगा। इसका मतलब दोस्तों यह है कि जो निश्चय है, जो तय है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है, उसे मानव टाल नहीं सकता है। बारिश होगी तो बारिश होगी, नदी बह रही है तो नदी बह रही है। नदी की धारा को मानव बदल सकता है लेकिन रोक नहीं सकता है। अगर रोक देता है तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। दोस्तों निश्चयवाद का मतलब जो तय है, जो निश्चय है, जो निश्चित है, जो प्रकृति ने तय कर दिया है, वो निश्चयवाद है। निश्चयवाद को नियतिवाद भी कहा जाता है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके नियत में लिखा होगा या आपकी किस्मत में लिखा होगा तो आपको मिलेगा, आपका किस्मत अच्छा रहेगा, यानी नियति, नियति का मतलब किस्मत, तो इसे नियतिवाद भी कहते हैं। तो लोग भगवान के भरोसे होते हैं, ईश्वर के भरोसे होते हैं कि हमें मिलेगा, तो उनके नियत में रहेगा, उनकी किस्मत में रहेगा तो चीज मिलेगा। आपकी किस्मत में रहेगा तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, फर्स्ट डिवीजन में पास हो जाएंगे, टॉपर भी बन सकते हैं। निश्चयवाद भी संभववाद की तरह एक विचारधारा है, एक थॉट है, एक सोच है। किसकी? भूगोलवेत्ताओं की थॉट है। जो भूगोलवेत्ता थे वो कौन थे? तो जवाब होगा जर्मन के लोग थे। ये जर्मन के लोग जो है कुछ थॉट दिए थे, जिसमें से अरस्तु, हम्बोल्ट, रेटजल और सैंपल जो है ये निश्चयवाद के समर्थक माने जाते हैं। इन्होंने सपोर्ट किया था कि निश्चयवाद जो है निश्चयवाद है, संभववाद नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी परिभाषा की। परिभाषा कितने आसान शब्दों मैंने लिखा है, आपको आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों परिभाषा में देखिए, ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहां पे लिखा है मानव शक्तियों की अपेक्षा। अब इस वाले परिभाषा में मानव शक्ति की अपेक्षा की गई है, यानी मानव को दरकिनार कर दिया गया है, मानव को हटा दिया गया है। भाई मानव नहीं सर्वशक्तिमान है, जो है वो प्रकृति सर्वशक्तिमान है। तो इसीलिए कहा गया है कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति की प्रधानता। यहां पे प्राकृतिक शक्ति को प्रधान बताया गया है, उसको मुख्य बताया गया है, उसको मेन बताया गया है, ताकि जो है वो प्रकृति जो है सर्वशक्तिमान हो सके। तो ये विचारधारा में कहा गया है कि प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है उसे निश्चयवाद कहा जाता है, वो निश्चयवाद कहलाता है। इसमें कहा गया है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, जो है वो प्रकृति है, प्रकृति के सामने मानव कुछ भी नहीं है, मानव प्रकृति का दास है। जो मानव है वो प्रकृति का दास है। दास का मतलब नौकर कह सकते हैं, गुलाम कह सकते हैं। तो जो मानव है वो प्रकृति का दास है। प्रकृति जैसा चाहेगी इंसान को वैसा ही नचाएगी, और इंसान वैसा ही नाचेगा जैसा प्रकृति चाहेगी, क्योंकि इस विचारधारा में यही बात यहां पे दोस्तों कहा गया है कि मानव शक्ति की अपेक्षा प्राकृतिक शक्ति की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है निश्चयवाद कहा जाता है। तो वही विचारधारा यहां पे कहा गया है। उसमें कहा गया है कि इस प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि मानव का प्राकृतिकरण हो रहा है। संभववाद में वहां पे प्रकृति का मानवीकरण होता है, लेकिन यहां पे मानव का प्राकृतिकरण होता है। तो दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि मानव का प्राकृतिकरण से आप क्या समझते हैं, इस पर टिप्पणी लिखिए, तो आप पूरा ये कहानी लिख सकते हैं। और निश्चयवाद के बारे में अगर पूछता है तब भी जो आप ये लिखेंगे, या नियतिवाद पूछता है तब भी आपका आंसर यही होगा। बहुत आसान शब्दों में मैंने शॉर्ट नोट्स आपको बताया है, अगर आप पूरा तैयार कर लेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नव निश्चयवाद क्या होता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं नव निश्चयवाद क्या होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नव निश्चयवाद की। देखिए नव निश्चयवाद में एक नई संकल्पना आई, एक नई विचारधारा आई। तो यहाँ पे देखिए चाहे संकल्पना बोले या विचारधारा बोले, बात एक ही है। तो एक नई संकल्पना जन्म लेती है। यहाँ पे नई संकल्पना में ये कहा जाता है कि ना तो हम संभववाद को मानेंगे और ना ही निश्चयवाद को मानेंगे। यानी नव निश्चयवाद जो एक नई संकल्पना आई जिसको ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ये ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने एक नई संकल्पना या एक नई विचारधारा दी थी जिसको बोलते हैं नव निश्चयवाद। अब यहां से एक प्यारा सा क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों कि नव निश्चयवाद की संकल्पना या विचारधारा किसने दिया था? तो आपका जवाब होगा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूं याद करने का। तो यहां पे देखिए, आप एक सेंटेंस यहां पे ध्यान रखिए, टेलर, ठीक है, यहां पे ध्यान रखिए आप, टेलर। अब यहां पे देखिए लिखा है नव निश्चयवाद। नव मतलब नया, नव मतलब क्या होता है? नया, है ना। तो अब नया नया कपड़ा सिलाने कहां जाते हैं? टेलर के पास जाते हैं। तो नव निश्चयवाद को जो है किसने दिया था? टेलर ने दिया था। आप इतना भी लिख देंगे तब भी काम
हो जाएगा। तो दोस्तों नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। अब दोस्तों तो बात हो गई कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें इन्होंने संकल्पना एक जो संकल्पना दी थी उसमें कहा गया है रुको और जाओ की संकल्पना। अब यहां से फिर एक क्वेश्चन बन जाएगा कि रुको और जाओ की संकल्पना किसने दिया था। जवाब होगा ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। या फिर ग्रिफिथ टेलर ने कौन सी संकल्पना या कौन सी विचारधारा दी थी, तो जवाब होगा रुको और जाओ की संकल्पना। अब इसमें क्या कहा गया है विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है इस बात को। इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जैसे शहर होता है, उस शहर में जो यातायात नियंत्रण जो बत्तियां लगी होती है, इसमें लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती लगी होती है, ये नियंत्रक बत्तियां जो है इसका एग्जाम्पल लेकर इन्होंने बताया है। जैसे यहां पे लाल बत्ती का मतलब क्या होता है, खतरा होता है। खतरा मतलब रुको, रुको जरा, रुको जरा। तो यहाँ पे लाल बत्ती का मतलब क्या होता है, रुको, ठीक है। इसके बाद जो पीली बत्ती होती है, पीली बत्ती का मतलब जब पीली बत्ती जल जाती है तो उसका मतलब क्या होता है, तैयार रहो, अब भैया सिग्नल खुलने वाला है, तैयार हो जाओ, गाड़ी स्टार्ट कर लो, तैयार हो जाओ। तो इसके बाद जो है जब हरी बत्ती जल जाती है तो इसका मतलब ये है कि अब जाओ, अब कोई खतरा नहीं है। अब इसको एग्जाम्पल को यहां फिट करते हैं। इन्होंने इसको क्या समझाया है दोस्तों, इन्होंने कहा है कि संभववाद में कहा है कि संभववाद में कहा है कि मानव सर्वशक्तिमान है, मानव जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। नव निश्चयवाद में कहा गया है कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है और मानव प्रकृति का दास है यानी गुलाम है। तो कहने का तात्पर्य कि नव निश्चयवाद तो ना तो संभववाद को मानती है और ना तो निश्चयवाद को मानती है। इनका मानना है कि ना तो प्रकृति सर्वशक्तिमान है ना तो मानव सर्वशक्तिमान है। हमें दोनों को तालमेल बिठा के चलना होगा। अगर दोनों को तालमेल बिठा के चलेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वही बात इन्होंने कहा गया है कि लाल बत्ती का मतलब रुको जरा, यानी हमें पहले प्राकृतिक संसाधनों को पहले देखना है, परखना है, समझना है। इसके बाद उसका उपयोग करने के लिए उसको आवश्यकताओं की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार हो जाना है। यानी पहले हमें संसाधन को देखना है, रुकना है, समझना है, उसको परखना है कि प्राकृतिक संसाधन कितनी मात्रा में है, किस अवस्था में है, पहले उसको देखना है, परखना है। इसके बाद दोस्तों उसको तैयार कर उसको उपयोग करने के लिए उसका तैयार हो जाना है। जब आपको प्रकृति के रूप से सिग्नल मिल जाए कि भैया तैयार करो, इसका मतलब ये कि संदेशा मिल जाए, तो आप जो है हरी बत्ती जल जाएगी, इसका मतलब ये है कि आप उस संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। यानी हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठा के चलना पड़ेगा, मतलब हाथ से हाथ मिलाकर चलना पड़ेगा। और अगर जो है अलग अलग काम करेंगे, मानो अपने आप में रहे कि एटीट्यूड में कि हम सर्वशक्तिमान हैं और प्रकृति सोचे कि मानव कुछ नहीं कर सकता है, तो मानव बहुत कुछ कर सकता है। आज की डेट में मानव बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन अगर प्रकृति भी चाहे तो मानव उसके आगे नतमस्तक भी हो सकता है। यानी दोनों अपनी जगह पर फिट हैं, लेकिन अगर दोनों को साथ में लेकर चलना है तो नव निश्चयवाद को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि नव निश्चयवाद में न तो प्रकृति को सर्वशक्तिमान बताया है, न तो मानव को सर्वशक्तिमान बताया है कि यहाँ पे नव निश्चयवाद में हमें पहले प्रकृति के संसाधन को समझना है, परखना है, इसके बाद उसका उपयोग करने के लिए तैयार हो जाना है। जब ऐसा हमें मौका मिल जाए कि अब संसाधन हमारे पास अवेलेबल हो चुका है तो हम उसका उपयोग करें, तब हमें कोई कभी दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार से जो है इन्होंने जो है रुको और जाओ की संकल्पना, स्टॉप एंड गो की संकल्पना को समझाया है। तो दोस्तों इस कहानी को आप ऐसे अपने सेंटेंस में बना के ले सकते हैं, आपको आसान शब्दों में समझ में आ जाएगा। दोस्तों भूगोल का ये पहला चैप्टर, फर्स्ट बुक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का पहला चैप्टर मानव भूगोल की प्रकृति में विशेष क्षेत्र, यहीं पे समाप्त होता है। इसके कुछ विशेष क्षेत्र है, विशेष क्षेत्र से नॉर्मल सवाल पूछे जाते हैं, मैं उसको कभी कवर कर दूंगा। लेकिन जब दोबारा मुलाकात होगी तो उसके दूसरे चैप्टर पर अध्ययन करेंगे, जिसमें जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।